हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 7 की साइंस का लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसका हम पार्ट 3 करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे इसमें डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन किस टाइप से होता है, उनके ऑर्गन्स, उनका सिस्टम डिफरेंट होता है ह्यूमंस की कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम उसी को स्टडी करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नोट दिया हुआ है, पहले हम इसको देख लेते हैं। दिस इज़ रिटन हेयर डायरिया। स्पेलिंग थोड़ा आप लर्न कर लेना, इसकी लिख के देख लेना। दिस इज़ डायरिया। डायरिया क्या होता है? समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। कई बार हमारा पेट जो है, स्टमक जो है वो लूज़ हो जाता है, हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है अपना पेट क्लियर करने के लिए। तो उससे क्या होता है, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डायरिया। तो हमें बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो होता क्यों है ये? इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। या तो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं हो पा रहा है या फिर फूड पॉइजनिंग, फूड में कुछ ऐसा था, फूड ख़राब था, या फूड में कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो कि हमारा बॉडी उसको इनटेक नहीं कर पा रही थी, या फिर इन्फेक्शन, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में ज़्यादा होती है। अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन इसकी बिगड़ जाती है तो बहुत नुकसान भी देता है, क्योंकि बॉडी में से वाटर लॉस हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, है ना, अभी बताया था मैंने। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। अगर डायरिया हो, बार बार हम फ्रेश होने जा रहे हैं, तो हमें इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। मतलब गर्म करा हुआ पानी, गर्म इसलिए कि जिसमें से जर्म्स, बैक्टीरियाज उसके डेड हो जाएं। उसके बाद उसको ठंडा करके उसमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक अपनी फिंगर से ऐसे पिंच करके हम सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर उसमें हम डिज़ोल्व कर लेंगे। लाइक 1/4 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/4 टीस्पून शुगर। ये हम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पीते रहते हैं, तो उससे हमारे को बॉडी में वाटर लॉस नहीं होता है और डायरिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ORS। दिस इज़ ORS। तो एग्जाम में ORS की फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है, और ये आ सकता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ORS, व्हेन शुड वी टेक ORS। तो ORS की इस फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, तो अब हम आते हैं अपने पार्ट पे। इसमें दिया था कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स? रैबिट भी ग्रास और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही खाता है, और ये जो काउ, बफेलो, ये भी ग्रास खाते हैं। लेकिन ह्यूमंस, हम लोग ग्रास नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते उसको। हमारे में बॉडी में वो सिस्टम नहीं है कि हम ग्रास को डाइजेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हर एनिमल अपने अकॉर्डिंग ही फूड सेलेक्ट करता है कि हमें क्या खाना है। तो काउ, बफेलोज, गोट, ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। ये च्यू करते हैं, आपने देखा होगा वो मुंह चलाते रहते हैं ऐसे, जिसको हिंदी में कहते हैं जुगाली। ठीक है, आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से। तो च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब वो खा भी नहीं रहे होते लेकिन उनका माउथ लगातार चलता रहता है। एक्चुअली दे क्विकली स्वैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द स्टमक कॉल्ड रूमेन। वो बहुत जल्दी से घास खा लेते हैं। ये चारा जो उनको दिया जाता है वो फटाफट खा लेते हैं, और जो कि स्टोर हो जाता है कहाँ पे? रूमेन में। स्टमक होता है उनका, स्टमक का पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट कहलाता है रूमेन, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद फिर गाय या जो भैंस होती है वो बाद में उसको अंदर से वापस लेके माउथ में थोड़ा थोड़ा करके उसको च्यू करती रहती है। ठीक है, तो हेयर द फूड गेट्स, नाउ वी कम टू दिस पेज, पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब इससे क्या होता है कि यहाँ से जो खाना आता है इसको क्या बोलते हैं? कड कहते हैं। But later, this curd returns to the mouth in small humps and the animal chews it. इससे क्या होता है? अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये दे रखा है स्टमक में, यहाँ पे
अनडाइजेस्टेड जो उन्होंने ग्रास ली थी या जो उन्होंने चारा खाया था वो जल्दी जल्दी खा के अंदर हो गया। इसके बाद में यहाँ से वापस ये माउथ में आता है थोड़ा थोड़ा करके और उसको ये च्यू करके डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स। तो एग्जाम्पल में आ सकता है क्वेश्चन में कि वो नेम एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके नाम, तो काऊ, बफेलो आप लिख सकते हैं। ठीक है, रूमिनेशन, रूमिनेंट्स। ओके, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है सेल्यूलोज, तो ग्रास में वो होता है। तो इसमें दिया है कि रूमिनेंट्स जो हैं लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रास, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन। जो ये स्टमक में, ये देखो स्टमक की स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें र्यूमेन दिया हुआ है। तो इसमें जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो जो र्यूमेन है, जो स्टमक का एक पार्ट है र्यूमेन, उसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हम सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट कर सकते जो कि ग्रास में होता है। ठीक है, एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट्स एट्सेट्राज हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। उनमें हॉर्सेज में और रैबिट में जो र्यूमेन काऊ और बफेलो में था वो उनमें सीकम नाम से जाना जाता है, बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। Okay, the cellulose of the food is digested here by the action of bacteria which are not present in humans. इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते हैं। ठीक है, so far as you have learned that animals will possess the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम तो सभी में होता है, लेकिन सबका अलग अलग तरीके का होता है, अलग टाइप से इनटेक होता है, अलग टाइप से डाइजेशन होता है। ठीक है, नाउ अब हम इसमें एक और टाइप से देखेंगे डाइजेशन, जो हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा। आपने अमीबा का डायग्राम देखा होगा कभी। अमीबा इज़ लाइक दिस, जैसे पानी की ड्रॉपलेट अगर नीचे गिर जाए तो विदाउट एनी शेप वो ऐसा होता है, जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो दिस इज़, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, मतलब कोई स्ट्रक्चर, क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होती, वो जब मूव करता है तो ऐसे ही आगे को चलता चला जाता है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक है, हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो अमीबा इज़ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटरी बॉडीज। पॉन्ड में या जहाँ पे पानी वगैरह होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा की सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है एंड राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल करता है पूरे अमीबा के सेल को। एंड स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, खाली उसमें वैक्यूल यानी बबल्स की तरीके से भी अंदर पड़े होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में। जो सेल के अंदर जो जेल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। तो अमीबा आगे चलता रहता है, ऐसे खिसक खिसक के चलता रहता है, उसके कोई पैर या उसके कोई मूविंग बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं मूवमेंट के लिए, लोकोमोटिव पार्ट्स नहीं होते हैं। वो क्या करता है? अपनी बॉडी को ही आगे को खिसकाता है, तो जिससे कि कुछ बाहर को प्रोजेक्शंस निकल जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। यहाँ पे अब हम देखेंगे डायग्राम में, उनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्पेलिंग भी आप लिख के लर्न कर लेना। जैसे ये देखो, अब ये अगर ऐसी शेप है इसकी, अगर एमीबा की इस टाइप से, तो यहाँ पे ये अलग प्रोजेक्शंस निकल आए हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? स्यूडोपोडिया। एक ये है, इधर है। तो ये क्या करता है? अगर फूड अगर वो देखता है, फूड भी माइक्रोस्कोपिक ही होता है, बहुत नन्हा। अगर फूड है तो उसके वो स्मेल सेंस कर लेता है और उसके चारों तरफ अपने स्यूडोपोडिया को कवर कर लेता है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है और इसने अपने स्यूडोपोडिया को ऐसे करके कवर कर दिया फूड को स्यूडोपोडिया से, और वो फूड जो है वो अंदर चला जाता है। किसमें? वैक्यूल्स में। ये ना फूड वैक्यूल, देखो ये लिखा, तो ऐसे करके ये वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस इसमें से रिलीज होते हैं, जिसके बाद वहाँ पे डाइजेशन हो जाता है और जो बाकी का होता है वो फूड वैक्यूल के थ्रू ही बॉडी पार्ट से निकाल दिया जाता है। ओके, इस पार्ट में यही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो हम इधर आएंगे अब। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस
एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड होता है वो आउटसाइड बाय द वैक्यूल, वैक्यूल से ही बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स। मतलब डाइजेशन का बेसिक जो है कि पहले खाना लिया जाएगा, उसके बाद एनर्जी का रिलीज होगा जो कि बॉडी के काम आएगा, ये सभी एनिमल्स में सिमिलर होता है। ठीक है, अब इसमें पार्ट में इतना ही था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप से हैं जो कि पूरे चैप्टर को कवर करते हुए हैं, तो आप एक बार ये भी देखेंगे। इसमें दिया है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, क्या होता है एनिमल न्यूट्रिशन? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। ये डेफिनेशन आ जाती है तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of alimentary canal and secretory glands। एलिमेंट्री कैनाल होती है और जगह जगह पे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट कंसिस्ट्स ऑफ बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। ठीक है, ये पूरा है। एग्ज़ाम में आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गेनल्स जितने हैं, जो उनके पार्ट्स हैं, उनको लिखो, और या फिर इनको हमें वो सीरीज़ में लगाने को भी दे सकते हैं। ये वो जंबल्ड दे सकते हैं, कोई पहले कोई बाद में, तो आपको नंबर से लगाने की, पहले बकल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, राइट। तो आप इसको एक बार लिख के देख लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस आर द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पेनक्रियाज। स्टमक भी निकालता है, स्टमक की वॉल्स भी, और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। मतलब ये कि पूरे पार्ट में ही ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है, राइट। द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में खाने का तरीका, लेने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन। इंजेशन क्या? जिसमें हम खाना माउथ में रखते हैं। डाइजेशन, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन, फिर उसे बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है और ब्लड में मिलाती है। इसके बाद एसिमिलेशन, फिर उसे अलग अलग पार्ट्स में भेजना उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट। एंड इजेशन, इजेशन माने उसको जो भी अनयूज्ड पार्ट है उसको बॉडी से बाहर थ्रो आउट कर देना, राइट। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिन्स इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक। द बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम द लीवर, द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine, right. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. blood vessels जो हमारे intestine के अंदर जो होती हैं, विलाई होती हैं, उसमें भी लगी होती हैं blood vessels, वो absorb कर लेती हैं digested food को, right. The absorbed substances are transported to different parts of the body. अब जितना absorb किया वो substances को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, किसके? ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? कुछ सॉल्ट्स जो नहीं डाइजेस्ट हो पाए थे, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, और जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट है अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेजिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस। एनस जब हम मॉर्निंग में जाते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है और अनएब्जॉर्ब्ड होता है, वो हमारी बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है द ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स कौन से होंगे? जो घास चरते हैं। The grazing animals like cows, buffaloes, deer are known as ruminants, है ना। They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in the rumen. Later the food returns to the mouth and animals chew it peacefully. मतलब बहुत चुपचाप बैठे वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको चबा देते हैं बहुत अच्छे से। तो ये इसमें बहुत अच्छे से दिया है, तो आप ये वाला पॉइंट ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है एमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट। इन्हें फॉल्स फीट भी कहते हैं, यह स्यूडोपोडिया। द फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल।
ओके, तो ये इस चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद में इसकी जो ये एक्सरसाइज जो दी है चैप्टर के एंड में, मैं इसको सॉल्व करते हुए एक वीडियो बनाऊंगी और इसके बाद पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उनको भी कवर करते हुए एक वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप आपको मेरे पढ़ाने से काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपको समझ ना आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना अगर आपको कुछ लगता है कि ठीक नहीं है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़। So, happy learning. Bye bye.